In SHM, potential energy of a particle at mean position is E1 and kinetic energy is E2. SHM में पोटेंशियल एनर्जी जो पार्टिकल की मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी दी है, तो मीन पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो मिनिमम वैल्यू दी हुई है मीन पोजीशन पे जो होती है वो मिनिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, तो वो दी है E1। और मीन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आपको दी है E2। क्लियर। अब ये कह रहे हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू √3a/2। इस पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो जरा ढंग से समझना है। जो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्लियर, वो होती है ½ m ω² a²। ये काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है, और इसी को हम कई बार लिखते हैं ½ k² ये वो पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो आपको कितनी दी है, वो आपको दी है E2। ठीक, ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है पूरी की पूरी, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जो कि कन्वर्ट होकर आई होगी, और वो कितनी दी है आपको E2। क्लियर। अब एट x इज इक्वल टू √3a/2 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ढंग से समझना है वो होगी मिनिमम तो E1 है ही, प्लस जो कन्वर्ट हो गए और जो कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है ½ kx²। ½ kx², x कितना है √3a/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3a²/4। E1 तो मिनिमम है, वो तो रहेगी रहेगी, उसके अलावा एक्स्ट्रा कितनी होगी, तो वो एक्स्ट्रा वाला ये फैक्टर लिखा हो। तो अगर आप इसको देखो तो 3/4 तो ये हो ही जाएगा, और अंदर जो बचेगा अंदर बचेगा ½ ka², और जो ½ ka² है वो किसके बराबर है, वो है आपका E2 के बराबर। तो ये होगी उस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी, x इज इक्वल टू √3a/2 पे ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बी पार्ट आपका करेक्ट है। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इस पोजीशन पे √3a/2 पे, तो जरा समझना E2 का 3/4 पार्ट तो चला गया पोटेंशियल एनर्जी में उसी पोजीशन पे, तो काइनेटिक एनर्जी के पास कितना बचा होगा इसी पोजीशन पे, तो इसी पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी के पास बचा होगा वो 3/4 तो चला गया पोटेंशियल एनर्जी में, तो 1/4 बचा होगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में। तो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/4 टाइम्स E2, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है। टोटल काइनेटिक एनर्जी एट a/2 a/√2 पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, तो देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी a/√2 पे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी E1 तो रहेगी प्लस ½ kx², x है a/√2 तो उसका स्क्वायर करेंगे तो a²/2 आ जाएगा। ठीक, तो k²/2 ये वैल्यू कितनी है E2। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो आ रही है E1 प्लस E2/2। इसका मतलब इस E2 एनर्जी का आधा तो चला गया पोटेंशियल में, तो काइनेटिक के पास कितना बचा हुआ है, एग्जैक्टली आधा। तो काइनेटिक एनर्जी जो बची होगी एट x इज इक्वल टू a/√2 पे, तो वो बची होगी E2/2। लेकिन ये कह रहे हैं A2/4, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर सिर्फ इसमें क्या बनेगा, बी पार्ट। ए पार्टिकल परफॉर्म्स SHM इन ए स्ट्रेट लाइन इन द फर्स्ट सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी मोशन जो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। मान लिया ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, वो प्लस ए से, रेक्स से वहीं से स्टार्ट करेगा। तो पहले सेकंड में इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस स्मॉल ए, पहले सेकंड में फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस चल लेता है वो स्मॉल ए, एंड इन द नेक्स्ट सेकंड इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस बी इन द सेम साइड ऑफ मीन पोजीशन। सेम साइड में अगले सेकंड में वो कितना चल देता है, वो बी चल देता है। सेकंड में वो सेम साइड कितना चल देता है, वो बी। ठीक, तो SHM का एम्पलीट्यूड आपसे पूछा गया। क्लियर, ठीक है, तो जरा ढंग से समझना है आपको। इसकी जो अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो इसकी जो इक्वेशन बनने वाली है वो ये बनने वाली है x इज इक्वल टू कैपिटल ए, एम्पलीट्यूड कैपिटल ए मान लेते हैं, cos ओमेगा टी। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये ए इधर आ गया, तो इसकी पोजीशन जो होगी वो हो जाएगी a माइनस ए। ठीक, और
टी की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ए कॉस ओमेगा। ठीक, उसके बाद टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी पोजीशन जो होगी वो होगी कैपिटल ए माइनस ये जो पोजीशन होगी, मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, वो होगी कैपिटल ए माइनस ए प्लस बी। और ये कितनी होगी, तो ये इसमें टी की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2 सेकेंड, तो ए कॉस 2 ओमेगा। ठीक, तो ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से हमें कैपिटल ए फाइंड करना है। ठीक, तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करके कैपिटल ए फाइंड करना है। बस इंपॉर्टेंट बात यहाँ है, ये cos 2 ओमेगा और cos ओमेगा को रिप्लेस करना होगा। तो cos 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2 ओमेगा को लिखना है 2 cos स्क्वायर ओमेगा माइनस 1, और cos ओमेगा की वैल्यू इसमें क्या कर देनी, पुट कर देनी और सॉल्व कर लेना, और वहाँ से क्या फाइंड करना है आपको, ए, एम्पलीट्यूड ए। ठीक, और वो आपका आंसर बनेगा सी पार्ट। A block of mass 100 gram attached to a spring of spring constant 100 Newton per meter is lying on a frictionless floor as shown। ठीक है, ब्लॉक का मास दिया 100 ग्राम, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया। अब क्या कर रहे हैं, द ब्लॉक इज मूव टू कंप्रेस द स्प्रिंग बाई 10 सेंटीमीटर। इस ब्लॉक को इस पोजीशन से 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करके छोड़ दे रहे हैं। एंड देन रिलीज इफ द कोलिजन विद द वॉल इन फ्रंट आर इलास्टिक देन द टाइम पीरियड ऑफ मोशन। टाइम पीरियड पूछा मोशन का। ठीक है, तो इसको मान लिया ये इसकी मीन पोजीशन थी, मान लिया ये मीन पोजीशन थी, और मीन पोजीशन से 10 सेंटीमीटर इधर कंप्रेस करके यहाँ से छोड़ दिए। तो जब ये अगर पूरा ऑसिलेट करता तो 10 सेंटीमीटर इधर जाता मीन पोजीशन से, फिर 10 सेंटीमीटर इधर आता, फिर 10 सेंटीमीटर इधर जाता, 10 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा होता और इसका कुछ टाइम पीरियड होता। कितना होता टाइम पीरियड, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। मास कितना है 0.1 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 100। तो ये हो जाता आपका, कुछ भी आ जाता है ये वैल्यू, 1/1000, 2 पाई बाई अंडर रूट 1000 मतलब 10 रूट 10। ये पाई और पाई की वैल्यू और रूट 10 ये अप्रॉक्सीमेट क्या होते हैं, सेम, तो इससे ये कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये आ जाता 0.2 सेकेंड्स। ये टाइम पीरियड होता। लेकिन है क्या यहाँ पे, ये पूरा इधर 10 सेंटीमीटर जाने की यहाँ जगह ही नहीं है, ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर की जगह है यहाँ पे, और एक वॉल लगी हुई है, और कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। तो इसका जो मोशन है वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया है। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसमें कितना टाइम पीरियड इसका कितना होगा। पीरियोडिक तो होगा लेकिन अब SHM नहीं होगा, तो टाइम कितना लगेगा। तो अगर आपने यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ा तो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक जाने का टाइम होता है T/4। फिर मीन पोजीशन से आधे तक, आधा ही जा पाएगा क्योंकि 5 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर ही दिया है, तो मीन पोजीशन से आधे तक A/2 तक जाने का जो टाइम होता है वो होता है T/12। फिर जैसे ही कोलाइड करेगा, रिबाउंड करके आएगा, तो वापस आने का टाइम भी कितना होगा मीन पोजीशन तक, T/12, और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक पहुंचने का टाइम T/4। तो इतना एक मोशन का पूरा टाइम पीरियड होगा। तो कितना हो गया, 2 टाइम्स T/4 हो गया और 2 टाइम्स T/12 हो गया, तो ये हो गया T/2 प्लस T/6। ये नया टाइम पीरियड T'। कितना आ गया LCM, 6 आ गया, इधर 3T प्लस 1T 4T/6 यानी 2T/3। T की वैल्यू 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4/3, 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 0.132 कुछ इस तरह से, मतलब आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा डी पार्ट। In the figure, the block of mass m attached to the spring of stiffness k is in contact with completely elastic wall and the compression in the spring is E। स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, कितना कंप्रेशन है इसके अंदर, E कंप्रेशन है। ठीक, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड फर्दर बाय E बाय डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक टुवर्ड्स लेफ्ट, और ब्लॉक को लेफ्ट डिस्प्लेस करके फिर से E और कंप्रेशन कर दिया जाता है। ऑलरेडी कंप्रेस थी E और कंप्रेस कर दी गई है। देन रिलीज, उसके बाद रिलीज कर दिया गया। इफ द कोलिजन बिटवीन वॉल एंड द ब्लॉक एंड द वॉल इज कंप्लीटली इलास्टिक देन द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड पूछा गया ऑसिलेशन का। तो मीन पोजीशन तो इसकी कहीं यहाँ लाई कर रही होगी ना, क्योंकि मीन पोजीशन से ऑलरेडी कितना कंप्रेस्ड थी ये स्प्रिंग E, और उसके बाद आपने उसके बाद फर्दर E और कंप्रेस करके छोड़ दिया गया, और ये यहाँ पे हिटिंग होती रहेगी। वापस ब्लॉक आएगा, हिट करेगा, फिर वापस चला जाएगा, फिर हिट करेगा, वापस चला जाएगा। यानी इसका एक ऑसिलेशन जो है वो आप ऐसे समझ लो A से A/2 तक का ऑसिलेशन है।
अगर माइनस इधर माने तो माइनस ए से माइनस a/2 और माइनस a/2 से फिर माइनस ए, माइनस ए से माइनस a/2, माइनस a/2 से माइनस ए, सिर्फ इतना ऑसिलेशन है। मीन पोजीशन तक तो ब्लॉक पहुंच ही नहीं पा रहा। और इसमें जो टाइम लगता है वो लगता है t/6, t/6 जाने का और t/6 आने का। तो इसमें जो एक ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होगा t डैश उसको कहेंगे, तो 2 टाइम्स t/6 यानी t/3 हो जाएगा। तो हो गया 1/3 टाइम्स t कितना है, t है आपका, t कितना होता है, t होता है 2π√m/k। तो ये हो गया 2π/3 √m/k। सो द आंसर विल बी ए पार्ट। A cubical block of mass capital M vibrates horizontally with amplitude of 4 cm and frequency of 2 Hz। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसका मास कुछ कैपिटल M दिया है, ये हॉरिजेंटली वाइब्रेट कर रहा है। ठीक, क्या फ्रीक्वेंसी दी है, एम्पलीट्यूड भी दिया है A और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है ओमेगा। ठीक, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दी है तो ओमेगा नहीं दी है, आपको दी हुई है न्यू। ठीक, ओमेगा ज़रूरत होगी तो 2π न्यू हो जाएगा वो। ठीक, अब कह रहे हैं स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड ऑन ए बिगर ब्लॉक। बिगर ब्लॉक पे एक स्मॉल ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कितना है, जिसका मास है स्मॉल m। इन ऑर्डर दैट द स्मॉलर ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द बिगर ब्लॉक। ये कह रहे हैं बिगर ब्लॉक के ऊपर स्मॉलर ब्लॉक को स्लाइड नहीं करना है। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स के बीच में कितना मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना होगा, म्यू। म्यू की मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक, तो मुझे ये बताओ, जब ये कैपिटल M सिंपल हार्मोनी के लिए ऑसिलेट कर रहा है और उसके साथ स्मॉल m भी सिंपल हार्मोनी के लिए ऑसिलेट करना चाहता है, तो जब कैपिटल M ऑसिलेट कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ एस्लेशन भी होता है। कितना होता है एस्लेशन, तो एस्लेशन जो होता है वो होता है -ω²x, माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताती है। तो कैपिटल M तो ऑसिलेट कर रहा है, उसका ये एस्लेशन होगा। और ये अगर कैपिटल M के साथ स्मॉल m भी ऑसिलेट करेगा तो स्मॉल m का भी यही एस्लेशन होना चाहिए। और स्मॉल m को ये एस्लेशन प्रोवाइड कौन करेगा, तो वो करेगा फ्रिक्शन फोर्स। यानी फ्रिक्शन फोर्स इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम एस्लेशन होगा SHM के दौरान वो प्रोवाइड करा दे, तो वो ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। अच्छा, मैक्सिमम एस्लेशन होगा कितना, 1 मिनट के लिए अगर हम माइनस को भूल जाएं, माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताता है, तो वो मैक्सिमम एस्लेशन होता है ω²A। अगर ये मैक्सिमम एस्लेशन फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करा सकता है, क्लियर, तो आप समझ लेना कि ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। यानी फ्रिक्शन कम से कम इतना तो होना चाहिए कि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग के मैक्सिमम एस्लेशन को प्रोवाइड करा दे। ये इक्वेशन बनने वाली है कि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम, कम से कम इतना तो हो कि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग के स्मॉल m के मास को जो मैक्सिमम एस्लेशन जो भी आएगा वो प्रोवाइड करा दे, तो वो स्लिप नहीं करेगा। तो बस इक्वेशन बना लेते हैं। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, μmg इक्वल टू m टाइम्स मैक्सिमम एस्लेशन कितना होगा, ω²A। m से m कैंसिल आउट, तो म्यू की कम से कम इतनी वैल्यू तो होनी चाहिए, कितनी, ω²A/g के बराबर, कम से कम इतनी वैल्यू तो होनी चाहिए, ताकि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग के मैक्सिमम एस्लेशन प्रोवाइड करा देगा। ठीक, तो ये म्यू की कौन सी वैल्यू आने वाली है, मिनिमम वैल्यू। अब आपके पास ओमेगा है, ए है, जी है, सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। A spring has a natural length of 50 cm and a force constant of 2 × 10⁻³ Newton per meter. A body of mass 10 kg is suspended from it and the spring is stretched. कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, एक स्प्रिंग है, उसकी लेंथ दी है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है और उस पर एक बॉडी है 10 kg की, वो हैंग कर दी गई है और स्प्रिंग क्या हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है। इफ़ द बॉडी इज पुल्ड डाउन टू ए लेंथ ऑफ 58 cm एंड रिलीज, अब उस बॉडी को टोटल 58 cm, मतलब 50 cm तो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी और उसको 58 cm तक, टोटल 58 cm लेंथ तक खींचा जाता है, यानी उसमें टोटल इलोंगेशन कितना हुआ, 8 cm, और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करना शुरू कर देती है। पूछा व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द बॉडी व्हेन इट इज एट इट्स लोअर मोस्ट पोजीशन ऑफ इट्स ऑसिलेशन, यानी जब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जो ब्लॉक है वो अपनी लोएस्ट पोजीशन पे जब होता है तो उस पर कितना नेट फोर्स लग रहा होगा वो आपसे पूछा गया। तो नेचुरल लेंथ से कितना खिंचा हुआ होगा जब वो अपने लोएस्ट पोजीशन पे होगा, तो वो होगा 8 cm, क्योंकि नेचुरल लेंथ है 50 cm, ये है 58, तो 8 cm, और 8 cm में स्प्रिंग ने कुछ फोर्स लगाया हुआ ऊपर kx, नीचे की तरफ फोर्स लगा हुआ mg, और जो नेट फोर्स होगा वो डेफिनेटली kx - mg होगा।
जो नेट फोर्स आपसे पूछा गया वो डेफिनेटली कितना होगा, के एक्स, ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा क्योंकि ये लोएस्ट पोजीशन पे है, लोएस्ट पोजीशन पे एस्लेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो एस्लेशन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में तो नेट फोर्स भी कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, के एक्स माइनस एम जी कितना होगा, के कितना दिया था इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2 × 10⁻³ एक्स कितना 8 सेंटीमीटर, तो 8/100 माइनस एम जी, मास दिया 10 और जी की वैल्यू भी कितनी दी आपको 10, तो इसको करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा 160 माइनस 100 दैट विल बी 60 न्यूटन। नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कितना 60 न्यूटन। सी पार्ट, 2 masses 8 kg and 4 kg are suspended together by a massless spring of spring constant 1000 Newton per meter. When the masses are in equilibrium, 8 kg is removed without disturbing the system. Amplitude of oscillation is कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और उसमें स्प्रिंग से 8 + 4 kg और 8 kg हैंग किया हुआ, उसकी वजह से स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन हुआ होगा। मान लिया ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है और स्प्रिंग में कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, इलोंगेशन हुआ होगा। क्लियर, कितना इलोंगेशन हुआ होगा और उसको x1 कहें तो kx1 जो होगा वो दोनों के वेट के बराबर होगा, यानी 12 टाइम्स g के बराबर होगा। k की वैल्यू कितनी 1000, x1 = 12, g कितना है आपका 10, तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो x1 जो आया वो आया आपका 12/100 यानी 12 सेंटीमीटर, 0.12 मीटर। ठीक, अब क्या किया आपने, 8 kg को यहाँ से रिमूव कर दिया, तो अब जो इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, ठीक है, ये तो है नेचुरल लेंथ, ये नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन, और ये क्या थी इसकी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो अब जो नई मीन पोजीशन बनेगी वो कहीं यहाँ बनेगी, तब स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना होगा। अगर उसको हम x2 कहें तो इक्वेशन वही बनेगी, kx2 = अब सिर्फ वेट कितना है, वेट सिर्फ 4 kg है बैलेंस करने के लिए, 4 × g की वैल्यू 10, k की वैल्यू 1000 पुट करोगे तो x2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.04 मीटर। इसका मतलब अब ये नई मीन पोजीशन ये बनेगी और ये पोजीशन क्या बन जाएगी आपकी एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि यहाँ से तो ऊपर की तरफ एस्लेट करेगा। ठीक है, तो इनके बीच का ये जो गैप होगा यही क्या बनेगा आपका एम्पलीट्यूड, तो जो एम्पलीट्यूड आ जाएगा वो आपका आ जाएगा x1 माइनस x2, 0.12 माइनस 0.04, सो द आंसर विल बी 0.08 मीटर। ढंग से समझना है, जब ये दोनों ब्लॉक हैंग करे हुए थे तो ये मान लिया यहाँ पे रेस्ट में था। ठीक, कितना इलोंगेशन था x1 वो हम फाइंड कर लिया हमने। अब जैसे ये 8 kg को यहाँ से रिमूव करोगे तो ये ब्लॉक अब ऊपर की तरफ एस्लेट करेगा, तो ये पोजीशन बनेगी, ये रेस्ट में, यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट करेगा ना, तो रेस्ट से स्टार्ट करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस तरह से ही ऑसिलेट करना शुरू करेगा। तो ये जो पोजीशन थी ये तो रेस्ट से स्टार्ट करेगा, तो ये पोजीशन क्या बन जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन, और फिर से जहाँ पे फोर्स बैलेंस होगा, फिर से जहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा, वो पोजीशन क्या बनेगी मीन पोजीशन। तो नई मीन पोजीशन जो बन रही है वो नेचुरल लेंथ से कितने इलोंगेशन पे बन रही है, 0.04 मीटर पे। पुरानी मीन पोजीशन जो कि नई एक्सट्रीम पोजीशन में कन्वर्ट हुई थी वो नेचुरल लेंथ से कितनी डिस्टेंस पे बनी थी, 0.12 मीटर पे, तो उनके बीच में गैप कितना हुआ 0.08 मीटर। तो 0.08 मीटर ही क्या बनेगा उसका एम्पलीट्यूड। बी पार्ट, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L suspended from a roof of a vehicle which moves without friction down an inclined plane of inclination alpha। कुछ इस तरह की सिस्टम है, ये इंक्लिनेशन है और एक व्हीकल है और ये विदाउट फ्रिक्शन नीचे की तरफ एस्लेट कर रहा है और इसकी रूफ से एक सिंपल पेंडुलम हैंग किया हुआ है। विदाउट फ्रिक्शन जब नीचे की तरफ एस्लेट करेगा तो एस्लेशन इसका जो होगा वो बनेगा g sin अल्फा, क्योंकि एंगल क्या है अल्फा। अब आप एक चीज़ बतानी है कि अगर मैं पेंडुलम को सीधा रख दूं तो ऐसे वर्टिकल रहेगा कि ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके दो एस्लेशन थे, इधर था g sin अल्फा, इधर था g cos अल्फा। लेकिन अब आप जब चैम्बर के अंदर खड़े होकर देखोगे तो सूडो फोर्स लगने की वजह से सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, m टाइम्स g sin अल्फा। तो g sin अल्फा के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट।
तो सिर्फ कौन सा बचेगा, नेट एसलेशन, तो बचेगा जी कॉस अल्फा। इसका मतलब ये पेंडुलम कुछ इस तरह से स्विंग करेगा और इसमें जो नेट एसलेशन होगा इसका वो क्या होगा, जी कॉस अल्फा। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2π√L/g, जी की जगह क्या लिखोगे आप, जी कॉस अल्फा। सो द आंसर विल बी ए पार्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ढंग से समझना आपको। इंक्लाइन प्लेन पे मान लिया अगर ये बॉक्स रेस्ट में होता तो ये पेंडुलम ऐसे हैंग करा होता, ठीक। इस पर दो फोर्स लग रहे होते, इस तरफ लग रहा होता है mg साइन अल्फा और इस तरफ लग रहा होता mg कॉस अल्फा, और इनका रिजल्टेंट नीचे की तरफ होता, कितना होता, mg। क्लियर। लेकिन अब अगर ये g साइन अल्फा से इधर एसलेट कर जाएगा तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ, तो इस पर एक सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा जिसमें मास ऑब्जेक्ट का होता है और एसलेशन फ्रेम का होता है, तो वो कितना हो जाएगा, mg साइन अल्फा। जिसकी वजह से mg साइन अल्फा क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो नेट जो फोर्स बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा, mg कॉस अल्फा। इसका मतलब इफेक्टिव ग्रेविटी जो बचेगी वो क्या बचेगी, g कॉस अल्फा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2π√L/g कॉस अल्फा। ए पार्ट। A horizontal platform with an object placed on it is executing SHM in a vertical direction। कुछ इस तरह की सिचुएशन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह से क्या करता है, ऑसिलेट कर रहा है, जिस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन दिया 4 × 10⁻³ मीटर। व्हाट मस्ट बी द लीस्ट पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन सो दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेटफॉर्म से डिटैच ना हो। तो ढंग से समझना, डिटैच कब हो सकता है, जब प्लेटफॉर्म नीचे की तरफ, प्लेटफॉर्म का जो मैक्सिमम एसलेशन होता है वो कितना होता है, तो वो ए ओमेगा स्क्वायर होता है, कैपिटल A × ओमेगा स्क्वायर, ये मैक्सिमम एसलेशन है। जब वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा, तो नीचे की तरफ एसलेट कर रहा होगा मैक्सिमम एसलेशन A ओमेगा स्क्वायर से। अगर वो एसलेशन G से ज़्यादा हो गया तो ये प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट से डिटैच हो जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म G से ज़्यादा एसलेशन से नीचे आ रहा है और ऑब्जेक्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम G एसलेशन से नीचे आएगा, तो ये डिटैच हो जाएगा। तो ये कंडीशन बनेगी कि अगर वो कहें कि प्लेटफॉर्म से ऑब्जेक्ट डिटैच हो जाता है। अगर डिटैच नहीं होता तो क्या कंडीशन बननी चाहिए कि प्लेटफॉर्म का जो मैक्सिमम एसलेशन है वो डेफिनेटली G से क्या होना चाहिए, कम, तो प्लेटफॉर्म डिटैच नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है, ठीक। तो बराबर जब होगा तो एक मोमेंट के लिए नॉर्मल रिएक्शन 0 होगी, लेकिन डिटैच नहीं हो पाएगा, अगले मोमेंट पे फिर से नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी, ठीक। यानी ओमेगा इसकी मैक्सिमम, ओमेगा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू √G/A, ठीक। ओमेगा यानी ओमेगा की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो √G/A आएगी, उससे छोटा ही होना चाहिए ओमेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिली है कितनी, √G/A। अगर ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम है तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ से मिनिमम। तो ये बनेगा 2π, यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू मिनिमम कितनी आएगी, 2π/ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम, यानी √G और ये √A ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। A दिया है 4 × 10⁻³ 2π √G यानी √10 और √A है 4 × 10⁻³ तो ये 10 ऊपर पहुंचेगा 10⁻⁴, अंडर रूट के बाहर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2π, तो पहले से है 4 से आ जाएगा 2 और 10⁻² यानी अपॉन 100 आ जाएगा, तो π/25 ये होगा मिनिमम टाइम पीरियड, ए पार्ट। इससे कम टाइम पीरियड अगर रखोगे तो वो ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म से डिटैच हो जाएगा। A block of mass small m attached to a spring of spring constant k oscillates on a smooth horizontal table. The other end of the spring is fixed to a wall. The block has a speed v when spring at its natural length. जब spring natural length में horizontal system में oscillate कर रहा है तब स्पीड v है। इसका मतलब ये जो v स्पीड होगी ये मैक्सिमम स्पीड होगी। Before coming to an instantaneous rest, if the block moves a distance x from the mean position, तो x क्या बना, x बना उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। x क्या बना उसका एम्पलीट्यूड, मीन पोजीशन से इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे पहुंचने का जो डिस्टेंस मूव किया है उसने वो x है। इसका मतलब x क्या बनेगा उसका एम्पलीट्यूड। तो क्या क्या चीज़ें आपको दी हैं, मास दिया है m, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है k, मैक्सिमम स्पीड दिया v, यानी v इक्वल टू हो गया a ओमेगा।
और x दिया है एम्पलीट्यूड। पूछा क्या है, x ही पूछा है। तो गौर से देखो, अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन से देखें तो v इक्वल टू ए ओमेगा और a क्या है x, तो ये x ओमेगा बनेगा। ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसमें 2π/t, अगर आप देखोगे तो ओमेगा जो बनेगा वो k/m बनेगा। तो यहाँ से x जो आ गया वो आपका आ गया v टाइम्स √m/k। सो द आंसर विल बी सी पार्ट। इस क्वेश्चन में क्या, एक मेटलिक वायर है, उसकी लेंथ दी है l और उसको सीलिंग से टाई किया जा रहा है और उसके दूसरे एंड पे एक मासलेस स्प्रिंग लगाई गई है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, यानी कुछ इस तरह की सिचुएशन। ये मान लिया सीलिंग है, उससे एक मेटलिक वायर, लॉन्ग मेटलिक वायर लगाया गया है, लेंथ l है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, यंग्स मॉडुलस y है और उसके अदर एंड से एक स्प्रिंग कनेक्ट की गई है, उससे एक ब्लॉक कनेक्ट किया गया है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है k और जो ब्लॉक हैंग किया गया है वो स्मॉल m मास है। अब इसको ब्लॉक को थोड़ा सा नीचे पुश करके रिलीज कर दिया गया, ये SHM करेगा। SHM का टाइम पीरियड पूछा गया, सिंपल। तो टाइम पीरियड होता है 2π/m/k, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, एक वायर है और एक स्प्रिंग है। तो इलास्टिक वायर भी स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है YAYL। इसका मतलब इस क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं देखो, इस क्वेश्चन को आप ऐसे देखो कि दो स्प्रिंग लगी हुई हैं, एक स्प्रिंग ये लगी है और वहाँ से एक और स्प्रिंग लगी, दो स्प्रिंग सीरीज में लगी हैं, उससे एक ब्लॉक हैंग किया गया। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट YAYL है और इस पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड आपको पूछा गया। तो इसमें 1/k नेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/k नेट जो बनेगा वो बनेगा 1/k प्लस 1/YAYL, तो L/YA बन जाएगा ये। और टाइम पीरियड में सीधे वैल्यू पुट कर देंगे k नेट की, 2π/m/k नेट, तो m/k नेट तो 1/k नेट, तो ये आ जाएगा 1/k प्लस L/YA, ये टाइम पीरियड बनेगा। तो क्या आंसर बनने वाला है, अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम भी ले सकते हो यहाँ पे। एलसीएम आ गया KYA और यहाँ बचेगा YA प्लस KL, ये आ जाएगा KYA YA प्लस KL। लेकिन ये आंसर बनेगा, लेकिन इसमें क्या मिसिंग है, इसमें M मिसिंग है, यहाँ पे M भी होना चाहिए। मास कहाँ गया, ठीक, अब ये पूरा आंसर हो जाएगा। ये मास कैपिटल M is attached to a horizontal spring of force constant K fixed at one side to a rigid support as shown in figure। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है, कैपिटल M मास है, स्प्रिंग से फिक्स है, स्प्रिंग एक एंड पे फिक्स्ड है। द मास ऑसिलेट्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस विद ए टाइम पीरियड T एंड एम्पलीट्यूड A। T टाइम और A एम्पलीट्यूड में वो ऑसिलेट कर रहा है, कैपिटल M ऑसिलेट कर रहा है इस तरह से। व्हेन द मास इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब ये अपनी मीन पोजीशन पर होता है, एंड द मास कैपिटल M इज जेंटली प्लेस्ड ऑन इट, स्मॉल m को इसके ऊपर स्टिक कर दिया जा रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा होगा इस तरह से। कितने एम्पलीट्यूड में, A एम्पलीट्यूड कैपिटल A दिया आपको, और ये जब ये मीन पोजीशन से गुजर रहा होता है उसी इंस्टेंट पे इसके ऊपर एक स्मॉल m को फिक्स कर दिया जाता है स्टिक कर दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है। नया एम्पलीट्यूड पूछा है, तो बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये A एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा था और ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी थी, ओमेगा हमें पता है क्योंकि हमें T पता है, T क्वेश्चन में दिया तो इनडायरेक्टली हमें ओमेगा दिया। तो जब ये मीन पोजीशन से गुजर रहा होगा उस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी A ओमेगा, ठीक। और उसी टाइम पे आपने स्मॉल m को इसके ऊपर रख दिया, तो स्मॉल m जैसे इसके ऊपर स्टिक कर जाएगा तो ये जो एग्जाम्पल होगा ये बनेगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का। और इसकी जो वेलोसिटी थी स्टिक होने से पहले ये A ओमेगा से मूव कर रहा था, उसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन में कितनी होगी, A ओमेगा। तो अब जो वेलोसिटी है वो मॉडिफाई हो जाएगी। तो अब जो नई वेलोसिटी होगी कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल M इंटू पुरानी वेलोसिटी दैट विल बी A ओमेगा इज इक्वल टू, अब टोटल मास ने कितना हो गया, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू नई वेलोसिटी। तो मीन पोजीशन तो अब भी वही रहेगी, अब नया एम्पलीट्यूड होगा और नई एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी, ये समझो आप।
परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है। काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा तो नया एम्पलीट्यूड पुराने एम्पलीट्यूड से कम होगा, पहली बात। दूसरी बात, जब सिस्टम का मास इंक्रीज कर दोगे तो टाइम पीरियड चेंज होगा, 2π√m/k होता है, तो m की जगह m प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m बनेगा। तो टाइम पीरियड चेंज होगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। नई एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ओमेगा डैश। और आपको ये फाइंड करना, आपको ये ए डैश फाइंड करना। तो जरा देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे हम। एम ए ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं। ओमेगा होता है k/m और m कौन सा आएगा? कैपिटल M इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए डैश। ओमेगा डैश कितना बनेगा? तो ओमेगा डैश हो जाएगा √k/m प्लस कैपिटल M। ये √k कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल करेंगे √ टाइम्स, इसके कैंसिल होगा, ये भी √ टाइम्स। तो ए डैश की वैल्यू आ गई ए टाइम्स √कैपिटल M ओवर कैपिटल M प्लस स्मॉल m। सो द आंसर विल बी सी पार्ट। ठीक है, जैसे ही आप उसको मीन पोजीशन पे स्टिक करोगे, फ्रीक्वेंसी भी बदलेगी, टाइम पीरियड बदलेगा, फ्रीक्वेंसी भी बदलेगी और इसका एम्पलीट्यूड भी बदलेगा, इसकी टोटल एनर्जी भी बदलेगी। टोटल एनर्जी जो होती है, अगर हम स्प्रिंग के टर्म्स में लिखें तो ½ k² होती है, तो अब हो जाएगी ½ k(a')²। ठीक, और एनर्जी कम क्यों हो रही है? एनर्जी कम इसलिए हो रहा है क्योंकि एक चलते हुए ब्लॉक के साथ एक रेस्ट वाला ब्लॉक स्टिक कर जाता है। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ और उसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या होता है? मैक्सिमम। ये लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फोर्स कांस्टेंट एंड एम्पलीट्यूड हैज ए टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ 160 जूल। फोर्स कांस्टेंट दिया है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का 2 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर। एम्पलीट्यूड दिया है उसका, कितने एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है? 0.01 मीटर। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी दी है, कितनी दी है? 160 जूल। अब जरा ये देखें, ये ½ k(a²) कितनी एनर्जी बनेगा? ये वो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या पोटेंशियल एनर्जी का वो हिस्सा होता है जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ½ k कितना है? 2 × 10⁶ और a² करोगे तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 100 जूल। तो आपको मैक्सिमम टोटल मैकेनिकल एनर्जी 160 जूल दी है, लेकिन ये जो ½ k² वाला टर्म है, ये वो एनर्जी होती है जो कि पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल के बीच में ऑसिलेट करती है। पोटेंशियल से काइनेटिक और काइनेटिक से पोटेंशियल के बीच में ऑसिलेट करती है, ये वो एनर्जी होती है। और वो कितनी आ रही है? 100 जूल। यानी 160 जूल में से 100 जूल ऑसिलेट कर रही होगी। 100 जूल पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल बनी होगी, और 60 जूल जो लगातार बनी है वो पोटेंशियल एनर्जी बनी रही होगी। इसका मतलब अगर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कही जाए तो वो होगी 160 जूल, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कही जाए तो वो 0 नहीं होगी, वो कितनी होगी? 60 जूल। 60 जूल तो बनी रहेगी, और इनका जो डिफरेंस है मैक्सिमम मिनिमम के बीच में 100 जूल, वो ऑसिलेट कर रही होगी पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल। क्लियर? अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी कोई मैक्सिमम पूछे तो कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी सिर्फ 100 जूल, क्योंकि 100 जूल ही है जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम वो तो हमेशा कितनी होती है? 0 ऑलवेज। तो देखते हैं जरा क्या क्या आंसर बनेगा। फर्स्ट कह रहे हैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 160 जूल, बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल, ये गलत है। ये वो पोटेंशियल एनर्जी है 100 जूल जो किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक में, लेकिन मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम तो 160 ही रहेगी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0, ये भी गलत है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 60 जूल। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल कह रहे हैं, ये भी गलत है। आंसर सिर्फ क्या बनेगा? ए पार्ट। A mass is suspended separately by 2 spring constants K1 and K2 in successive order. अलग अलग एक मास को हम K1 वाली स्प्रिंग से सस्पेंड कर रहे हैं, फिर K2 वाली से ऑर्डर में। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन 2 केसेज आर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। तो T1 कितना होगा? T1 हो जाएगा 2π√m/K1, और T2 कितना हो जाएगा? T2 हो जाएगा 2π√m/K2। K1 से सस्पेंड किया तो टाइम पीरियड T1, जब K2 से सस्पेंड किया तो टाइम पीरियड T2।
फिर कह रहे हैं इफ़ द सेम मास इज सस्पेंडेड बाई कनेक्टिंग द टू स्प्रिंग इन पैरेलल, इस तरह से दोनों स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट करके वही सेम मास सस्पेंड किया जा रहा है। तो अब इसका टाइम पीरियड टी है, तो पैरेलल में तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट K1 प्लस K2 होता है, तो T इज इक्वल टू क्या बनेगा, T इज इक्वल टू बनेगा 2 पाई अंडर रूट M बाई जो भी कैपिटल M या स्मॉल m जो भी है, मैंने दोनों तरफ स्मॉल स्मॉल लिखा है तो यहाँ भी मैं स्मॉल लिख देता हूँ, K1 प्लस K2। अब ये होगा, आपको T1 T2 में रिलेशनशिप फाइंड करनी है। तो ऐसा करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं और K1 निकालते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं K2 निकालते हैं, और इसका स्क्वायर करते हैं K1 प्लस K2 निकालते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आप ढंग से देखना है इसको, यहाँ से जो K1 आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर M ओवर T1 स्क्वायर। यहाँ से जो K2 आएगा वो आज आपका आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर M ओवर T2 स्क्वायर, और यहाँ से जो K1 प्लस K2 आएगा वो आपका आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर M ओवर T स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ K1 और K2 की वैल्यू पुट कर दें तो 4 पाई स्क्वायर M पूरे में कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा ये कि 1 बाई T1 स्क्वायर प्लस 1 बाई T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई T स्क्वायर। सो द आंसर विल बी बी पार्ट। टू पार्टिकल्स एग्जीक्यूट SHM ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है, सेम स्ट्रेट लाइन है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा अलग हटा के बना लेता हूँ ताकि आपको साफ दिखे। दो पार्टिकल SHM कर रहे हैं, सेम एम्पलीट्यूड है, सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम स्ट्रेट लाइन है, तो सेम मीन पोजीशन भी सेम ही है, प्लस ए और ये माइनस ए। इस पर इस तरह से वो ऑसिलेट कर रहे हैं, पहला पार्टिकल ऊपर ऑसिलेट कर रहा है, नीचे वाला दूसरा पार्टिकल नीचे इस लाइन पर ऑसिलेट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी वगैरह यानी ओमेगा वगैरह सब कुछ क्या है, सेम है। They pass one another while going in opposite direction. Each time their displacement is half their amplitude. हर बार वो कब एक दूसरे क्रॉस करते हैं, जब इनका एम्पलीट्यूड आधा होता है, a/2 पे क्रॉस करते हैं, चाहे वो प्लस a/2 हो या माइनस a/2 हो। और जब क्रॉस करेंगे तो इस तरह की सिचुएशन होती है कि एक अगर इधर जा रहा होगा तो दूसरा वाला पार्टिकल इधर जा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरह से यहाँ पे भी क्रॉस करते होंगे माइनस a/2 पे। ठीक है, एक इधर जा रहा होगा, ये अगर इधर जा रहा होगा तो ये वाला कहाँ जा रहा होगा, इस तरफ आ रहा होगा। और ऐसा होना भी चाहिए, ढंग से समझो आप। अगर यहाँ a/2 पर क्रॉस किया, ये मान लिया 1 था, ये 2 था, ढंग से समझना। तो इसको एक्सट्रीम पोजीशन तो पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, T/6। एक्सट्रीम से वापस अगले एक्सट्रीम तक पहुँचने में, या एक्सट्रीम से वापस मीन पोजीशन तक आने में T/4, और T/4 और फिर अगले हाफ तक पहुँचने का टाइम T/12। अब जरा यानी इसमें 3 हुए, एक T/6 हुआ, एक प्लस T/4 हुआ और प्लस T/12 हुआ। ठीक, वापस a/2 माइनस a/2 पे आने पर जरा इसका देखो, ये इधर से यहाँ से चल रहा है तो मीन पोजीशन तक पहुँचने में T/12, फिर मीन से इस एक्सट्रीम तक आने में T/4, और फिर इस एक्सट्रीम से यहाँ तक पहुँचने में T/6। तो उसको भी यही टाइम लग रहा है। इसका मतलब अगर पहली बार हाफ पे क्रॉस किया उन्होंने तो अगली बार भी हाफ पे क्रॉस करेंगे। आप उससे जस्टिफाई कर सकते हो इसको। और क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। तो हम इसको इस कंडीशन को लेके इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। मान लिया ये जो स्टेट है ये t इज इक्वल टू 0 की स्टेट है, t इज इक्वल टू 0 पे वो हाफ पे होते हैं और एक दूसरे को अपोजिट जाते हुए क्रॉस कर रहे होते हैं। ये मैंने इक्वेशन लिखी, जरा इसको सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू की जगह पुट करेंगे a/2 इज इक्वल टू a, t की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं इसमें, फाई नॉट। तो साइन फाई नॉट आ रहा है हाफ, तो फाई नॉट कितना होगा, तो फाई नॉट जो होगा, अगर आपको साइन का ग्राफ याद हो तो पहली बार हाफ होता है π/6 पे, अगली बार हाफ होता है 5π/6 पे। साइन का अगर आपको ग्राफ याद हो इस तरह से, पहला हाफ होगा π/6 पे और अगला हाफ होगा 5π/6 पे। अब इसमें से हमें देखना है कि इसमें से π/6 रख के फर्स्ट की इक्वेशन आ रही है कि 5π/6 रख के किसकी इक्वेशन आ रही है। इसमें से एक कोई फर्स्ट की इक्वेशन बनेगी और एक कोई सेकंड की इक्वेशन बनेगी। ठीक, तो मैं दोनों इक्वेशन लिख रहा हूँ। एक मैंने इक्वेशन लिख दी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/6, और दूसरी इक्वेशन लिख दी y इज इक्वल टू a साइन
ओमेगा टी प्लस 5π/6। अब जरा ढंग से समझना है आपको। जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो 1 की वेलोसिटी आएगी पॉजिटिव और 2 की वेलोसिटी आनी चाहिए नेगेटिव। तो इसमें से जिसकी वेलोसिटी पॉजिटिव आ जाएगी वो इक्वेशन 1 की बन जाएगी, और जिसकी वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगी वो इक्वेशन 2 की बन जाएगी। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5/6, और टी की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव आंसर आएगा। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट की इक्वेशन है, और ये सेकंड की इक्वेशन बनेगी क्योंकि आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ए ओमेगा साइन की जगह कॉस ओमेगा टी प्लस 5π/6 आएगा। टी की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कॉस 5π/6 नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट का कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ से नेगेटिव आंसर आएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन बनने वाली है पार्टिकल फर्स्ट की, ये इक्वेशन बनने वाली है पार्टिकल सेकंड की। इक्वेशन पता लग गई तो फेज डिफरेंस बहुत सिंपल है। ये 2 का फेज है, ये 1 का फेज है, दोनों को माइनस करोगे तो 4π/6 बचेगा। दैट विल बी 2π/3। दिस विल कन्वर्ट इनटू 120 डिग्रीज। So the answer will be D part. A particle of mass 2 kg moves in simple harmonic motion and its potential energy U varies with position x as shown in figure. Potential energy versus x ग्राफ आपको दिया है। पार्टिकल का मास दिया 2 kg और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल है, यानी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। तो अब हम यहाँ से अगर हाफ के ए स्क्वायर लिखेंगे तो ये 1 जूल आना चाहिए। हाफ के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और ए कितना दिया 0.4 का स्क्वायर 0.16 इज इक्वल टू 1। तो के कितना आ गया? क्या आ गया? 2 डिवाइडेड बाई 0.16। पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 100। 4 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, 4 से कैंसिल करेंगे 25 टाइम्स, 2 से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स। तो के जो आ गया वो आ गया 25/2 न्यूटन पर मीटर। टाइम पीरियड पूछा है, एम पता है, के पता है, अब तो बस सॉल्व करना ही है। जो टाइम पीरियड होगा 2π√m/k। एम कितना दिया था आपको? 2 kg, और के कितना दिया? 25/2। 2π के बाहर 2 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। तो टाइम पीरियड आ गया 4π/5 सेकेंड्स। डी पार्ट। 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर रिप्रेजेंटेड बाई फॉलोइंग इक्वेशंस। ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ये और एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ये। फिर कह रहे हैं इफ़ देयर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड्स, यानी डिस्प्लेसमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है उनको डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहते हैं, अगर वो इक्वल है देन द वैल्यू ऑफ सी, एप्रोप्रिएट यूनिट्स में है सारी चीज़ें, सी की वैल्यू कितनी होगी? तो पहले का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड दिया 40 और दूसरे का आपको दिया नहीं लेकिन निकालना पड़ेगा। उसको गौर से देखो तो ये बनेगा tan sin ओमेगा टी प्लस tan c cos ओमेगा टी। तो इसका अगर एम्पलीट्यूड निकालना होगा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड तो वो होगा √tan का स्क्वायर 100 प्लस tan c का स्क्वायर, दैट विल बी 100c स्क्वायर। और ये पहले वाले डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड यानी 40 के बराबर है। तो इसमें से 100 कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 के एक 0 से ये 40 का 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 + c स्क्वायर और इधर बच रहा है 4। जरा दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो 1 + c स्क्वायर विल बी 16, c स्क्वायर विल बी 15, c विल बी √15। और प्लस और माइनस दोनों में आंसर आ सकता है, ठीक है, दोनों ही ठीक हैं। तो इसमें प्लस का दिया तो हम सिर्फ प्लस का टिक कर देते हैं। A mass capital M is suspended from a massless spring. An additional mass small m stretched a spring further by a distance x. इससे हम स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं कि एडिशनल मास स्मॉल एम जब आपने हैंग किया तो वेट कितना, एडिशनल वेट कितना आया हुआ mg, और वो एडिशनल स्प्रिंग फोर्स से बैलेंस होगा, यानी स्प्रिंग को कितना और खींच देता है x। तो यहाँ से हम स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं, वो कितना आ जाएगा mg/x। क्लियर? द कंबाइंड मास विल ऑसिलेट विद ए पीरियड। कंबाइंड मास का पीरियड पूछा तो कंबाइंड मास का पीरियड सिंपल 2π√m/k। m की जगह क्या लिखोगे? स्मॉल m प्लस कैपिटल M और डिवाइडेड बाई k। बस k की वैल्यू आपको यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देनी है। तो क्या आंसर बन जाएगा? आपको आंसर मिलेगा ए पार्ट।